Hello everyone, welcome to your favorite Pharma Minds. And today we are going to talk about pharmacognosy, general pharmacognosy, and we are going to start with the very basic. I am Sameep, and let's start now. सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि आपको फार्माकोग्नोसी को किस तरह से पढ़ना है। ये आप लोग जो देख रहे हो, हाउ टू स्टडी, दिस इज नॉट जस्ट फॉर फार्माकोग्नोसी, नॉट जस्ट फॉर वन सब्जेक्ट, बट दिस इज कॉमन फॉर ऑल। एंड जो ट्रिक है वो है एनसीईआरटी। वो आप लोग सोचोगे एनसीईआरटी क्या 11वीं 12वीं के बाद एनसीईआरटी फार्मेसी के लिए भी आने लगी? तो नहीं। एनसीईआरटी का मतलब है यहाँ पर नोट मेकिंग, कंसिस्टेंसी, एवरीडे लर्निंग एंड डिस्कशंस, रेगुलर रिवीजन एंड रेगुलर टेस्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी पढ़ेंगे अपने साथ साथ एक कॉपी या फिर एक शीट पेपर जो भी आपको लगे और एक पेन लेकर के आपको बैठना है। साथ साथ में कुछ पॉइंट्स जो आपको बताए जाते हैं वो आपको लिखने हैं। ओके। कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 4 लेक्चर देख लिए, एक दिन फिर 4 दिन में एक ही लेक्चर देख पा रहे हो। एक दिन आपने बिल्कुल जोश जोश में आज तो मैं पूरा निपटा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा वाली जोश दिखाया और दूसरे दिन से फिर फुस हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। Next is everyday learning and discussions. So at Pharma Minds, we provide you with your separate discussion groups. आप सभी के पास अपने अपने डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं। आप वहां पर क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट्स, ऐसे कोई भी चीज जो है वो आप रेगुलर डिस्कस कर सकते हो। एंड आपके साथ साथ वहां पर और भी आपके जैसे ही लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग योर डाउट एंड सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, या फिर क्वेश्चन के डिस्कशन में। डिस्कशन का क्या बेनिफिट है? आपको अगर किसी एक टॉपिक के बारे में 4 चीजें पता है, आपने वो चारों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करे, दैट्स ग्रेट। लेकिन हो सकता है किसी अदर पर्सन को उसका कोई और कॉन्सेप्ट पता हो, उसने कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया हो, तो चीजें आपको भी सीखने को मिलेंगी। That is the advantage of discussions. Next is regular revision. आप जो भी पढ़ रहे हो, whether it be in any subject, you have to regularly revise it. Regularly मतलब ऐसा नहीं कि रोज पढ़ने के बाद किताब लेके, नहीं। रिवीजन की एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है which is called as 1721. What is 1721? 1721 का मतलब होता है आप जब पढ़ रहे हो, जैसे आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, उसको एक दिन के अंदर एक बार फिर से पढ़ना है, विद इन 1 डे। नेक्स्ट टाइम जब आपको पढ़ना है इट शुड बी विद इन 7 डेज। एंड थर्ड टाइम जो आपको पढ़ना है इट शुड बी विद इन 21 डेज। ये ट्रिक या ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक फायदा देखने को मिलेगा। जो चीज आप फर्स्ट टाइम में 1 घंटे में पढ़ रहे हो उसका फर्स्ट रिवीजन 40 मिनट्स में हो जाएगा, सेकेंड रिवीजन 30 मिनट्स में हो जाएगा, और जब आप उसका थर्ड रिवीजन करोगे तो वो आपको 15 मिनट्स में ही पूरा का पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। एंड लास्ट इज टेस्ट। आपने जो भी पढ़ा उस चीज का क्या आउटकम आ रहा है उसको आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए टेस्ट, रेगुलर टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एट फार्मा माइंड्स वी प्रोवाइड यू विथ एवरी वीक टेस्ट। जो भी आपने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है उसको संडे को देखो, जानो, समझो कि आपको वो चीज कितनी आती है, आप कितने पानी में हो। That is our weekly test session. And general strategies, this is specifically for pharmacognosy. सबसे पहली चीज, डू नॉट मग अप एट वंस। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज ऐसा रहता है कि यार मैंने पढ़ा तो लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा। नहीं, ये ऐसी चीज है ही नहीं जो आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाए। इसको आपको लगातार ध्यान देना रहेगा। ऐसा अगर आप करके छोड़ दोगे ना तो वो एक कहना चाहिए कि रूठी हुई गर्लफ्रेंड जैसा सब्जेक्ट है ये, जिसको सिर्फ एक बार नहीं मनाना पड़ता। आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कंटिन्यूअसली मतलब यहाँ पर
कंटिन्यूअसली का मतलब ये है कि एट टाइमली इंटरवल्स। देखो सेकंड पॉइंट में ये लिखा है ना, रीड थिंग्स एट टाइमली इंटरवल, मतलब हर चीज को आपको टाइम देना है। टाइम दोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो चीज आपके साथ आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी, एंड आपको चीजें एकदम से तो याद नहीं होंगी, लेकिन क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे और जब आप चार ऑप्शंस पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग सकता है आपको कि यार अगर ये चीज पूछी गई है तो इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होने के चांसेस हैं, ऐसा आप पता लगा सकते हो। डू नॉट रीड एवरीथिंग। डू नॉट रीड एवरीथिंग से यहाँ पे क्या मतलब है, आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स में कितना सारा मटेरियल दिया हुआ रहता है। उस मटेरियल को आपको हर एक चीज को पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसी मटेरियल में से आपको शॉर्ट लिस्ट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं द नोट्स। इसीलिए नोट्स हमारे और आपके खुद के भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मेक ट्रिक्स टू रिमेम्बर। आप कुछ भी चीज अगर पढ़ रहे हो उसको याद रखने के लिए ट्रिक्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ट्रिक्स मतलब कैसे, आप जैसे आगे जाके देखोगे हम भी आपको काफी सारे ट्रिक्स के साथ ही चीजों को याद करवाएंगे, पढ़ाएंगे, जिससे आपको चीजें इजीली मेमोराइज हो सके। शॉर्ट लिस्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट ड्रग्स फ्रॉम पीवाईक्यूज। सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए होता है उसके पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ही दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व करने लग जाओ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग। एनालाइज करना मतलब क्या होता है, आप वहां पे क्वेश्चंस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चंस पढ़ के ये समझ में आ गया कि यार सबसे ज्यादा तो अगर हम देखें तो एल्केलॉइड में किसी एक पर्टिकुलर ड्रग से क्वेश्चंस आते हैं। वो ड्रग को आपको फिर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ना जरूरी है, बिकॉज लोग प्लांट का बायोलॉजिकल नेम तो पढ़ लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको पार्ट नहीं पता रहता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी एक एक्स वाई जेड प्लांट की, तो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके लीव्स में से मिलता है, उसके रूट में से मिलता है, स्टेम में से मिलता है, बार्क में से मिलता है, किस जगह से वो चीज मिलती है, ये चीज भी पता रहना बहुत जरूरी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली तो सिर्फ दो चीज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रख सकते हो आप, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनमें दो से ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उस चीज को हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। नेक्स्ट इज योर केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट आपको करना है इन टैब्यूलर फॉर्मेट। टैबुलर फॉर्मेट मतलब क्या, जितने भी ड्रग्स हैं, सपोज एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड के सारे केमिकल टेस्ट को एक टेबल बना के याद रखना है। केमिकल टेस्ट का नाम क्या है, उसमें रिएजेंट क्या यूज होता है, एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा कि उसमें आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन पा सकते हैं। इस तरीके से केमिकल टेस्ट को याद रखना जरूरी, मतलब इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेक शॉर्ट नोट्स इन टैबुलर फॉर्म। शॉर्ट नोट्स इन टैबुलर फॉर्म मतलब आपके जो ड्रग्स हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे ड्रग का नाम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, उसी कॉलम में आप ऐड कर सकते हो कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका यूज क्या है, और अगर उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो वो लिख सकते हो आप। ऐसे आपके 5 कॉलम के टेबल में आपकी एक ड्रग इजीली आ सकती है। दिस इज कॉल्ड एज मेकिंग नोट्स इन शॉर्ट टैब्यूलर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस which deals with the systemic, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग की, क्रूड ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स जो आपके नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। डिटेल डेफिनेशन भी हम आगे देखेंगे। उन क्रूड ड्रग्स का सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना क्या होता है, फार्माकोग्नोसी होता है। ओके, अब क्रूड ड्रग आया यहाँ पे और सिस्टमैटिक आया।
सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर सिस्टम के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले पैर पढ़ लिया, फिर हाथ पढ़ लिया, फिर सिर पढ़ लिया, फिर पेट पढ़ रहे हैं, नहीं। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहिए, ठीक है? सो वो सिस्टमैटिक स्टडी होता है। किस चीज़ का? क्रूड ड्रग का। अब जानते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं एक्चुअली। सो अ ड्रग इज़ अ केमिकल एजेंट। ड्रग क्या है? केमिकल एजेंट है। भले ही वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो भी एक ड्रग एक केमिकल एजेंट ही कहलाएगा। ठीक है? एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। चार चीजें आई यहाँ पे। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर। ये चार जो टर्म्स हैं और ये जो दो टर्म्स हैं, डिजीज और डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, ये टर्म्स याद रखना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड बट दे आर नॉट सेम। ट्रीटमेंट करना क्या होता है? व्हाट इज ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट मतलब किसी भी डिजीज को, किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर देना। जैसे कि आपको आया बुखार, आपने ली दवाई पैरासिटामोल 500 या 650 एज पर द डोजेज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। आपने पीसीएम खाया, आपने एक आध एंटीबायोटिक खाई, और उसके साथ में अगर आजकल तो होने लगा है कि आप कोई यू नो गैस्ट्रिक वाली दवाइयां भी खाते हो, लाइक पैंटॉप या रेनिटिडीन वगैरह हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन आपने लिया, क्या हुआ? आपका बुखार ठीक हो गया। क्या हो गया आपका? ट्रीटमेंट हो गया। प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले ही, बोलते हैं ना, सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता बरतना मतलब किसी भी चीज को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि वो बीमारी आपको हो ही ना। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लें तो वो आ जाता है मलेरिया का। आपको मलेरिया ना हो इसलिए आप मच्छरों से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हो। अब यहाँ पर आप मेडिकेशंस भी ले सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं जहां पर आपको प्रिवेंटिव मेडिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो मेडिकेशंस ले सकते हो आप। या फिर अदर मेथड्स क्या होते हैं प्रिवेंशन के? आप लोग ऑल आउट मॉर्टिन वगैरह का यूज करते हो, ओडोमॉस वगैरह का यूज करते हो, ये हो जाएगा प्रिवेंशन। डायग्नोसिस, डायग्नोस करना मतलब किसी भी बीमारी का पता लगाना। ठीक है? डायग्नोसिस क्या होता है? जैसे कि एक बीमारी होती है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए एक ड्रग यूज करी जाती है जिसका नाम है इड्रोफोनियम क्लोराइड। तो ये जो इड्रोफोनियम क्लोराइड नाम की ड्रग है, ये यूज होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। लास्ट इज मैनेज्ड। अब जो डिजीज है वो मैनेज नहीं होता। मैनेज क्या होता है? मैनेज डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर मतलब ऐसी कोई चीज जो कंप्लीटली क्योरेबल ना हो, लेकिन उसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हो थ्रू फॉलोइंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल एंड टेकिंग अ प्रॉपर मेडिकेशंस एंड डाइट। तो वो चीज आपकी बॉडी में अगर है तो वो बढ़े ना। जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी मैनेज्ड। एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, लाइक अगर आप देखो ग्लिमिप्राइड होता है, मेटफॉर्मिन होता है, ऐसे जो अलग अलग एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है बोला जाता है प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करो ना, मीठा कम खाओ, शुगर इनटेक कम करना चाहिए, एक्सरसाइजेस वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो सारी चीज है, ये डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती हैं या मैनेज कर सकती हैं, ट्रीट नहीं कर सकती। ठीक है? सो ये हो जाएगा अबाउट दीज फोर टर्म्स। एंड व्हाट इज द डिजीज दैट कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड? व्हाट इज द डिसऑर्डर दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली क्योर्ड? इट कैन बी मैनेज्ड और कंट्रोल्ड। अब देखते हैं क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स obtained from various sources like plants, animals, microorganisms and marine sources। तो सिर्फ ये सोचना कि क्रूड ड्रग प्लांट्स बस से मिलती हैं, ये गलत होगा। क्रूड ड्रग्स कैन also be obtained from animals, microorganisms and marine sources। आप आगे जाके देखोगे कि इंडिविजुअली ये ड्रग्स कौन कौन से होते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके क्रूड ड्रग्स के, लाइक क्लोव है यहाँ पर, उसके साथ-साथ यहाँ पर तुलसी है एंड हनी है। जो क्लोव है वो प्लांट से बन मिलता है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? फ्रॉम द बड्स। तुलसी फ्रॉम द लीव्स एंड हनी इज अ एनिमल प्रोडक्ट, हनी बी से मिलता है जो। ठीक है। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें, then pharmacognosy is also a part of Ayurvedic system of medicine, which concern with natural therapy as well as treatment of diseases by crude drug. Ayurvedic system of medicine आप सबको पता है क्या होता है? आयुर्वेदा में आप लोग केमिकल वाले मेडिकेशन जो फॉर्म्युलेटेड होते हैं वो नहीं देते। क्या देते हो आप? नेचुरली ऑब्टेन्ड जो मेडिकेशंस होते हैं, ऑल्दो उसमें भी केमिकल, क्योंकि देखो केमिकल स्ट्रक्चर तो होगा ही अगर उसमें एक एजेंट है तो डेफिनेटली वो चीज है, लेकिन आर्टिफिशियली जो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं उसको ना देते हुए नेचुरली ऑब्टेन्ड केमिकल्स को दिया जाता है इन आयुर्वेदा या फिर आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है। नेक्स्ट चीज इज, it is also involves the study of phytochemicals by advanced techniques like HPLC, HPTLC and spectroscopy। फाइटोकेमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उस ड्रग में क्या केमिकल हमको मिल रहा है वो होता है फाइटोकेमिकल। बाय एडवांस्ड टेक्निक्स लाइक HPLC, HPTLC एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टेक्निक्स जो है वो आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में काफी अच्छे से पढ़ी हुई हैं। It also involves the study of pharmacological uses by the help of in vitro and in vivo experimental animal models। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल यूजेस कैसे? क्योंकि ये भी एक केमिकल ही है, भले ही नेचुरली ऑब्टेन्ड हो, ये बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दिखाएगा। एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। ठीक है। ये जो केमिकल है वो आपके सेल्स पे जाकर रिसेप्टर्स से बाइंड होगा, फार्माकोडायनेमिक्स हो गया। तो यही इसके फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं। उसके साथ साथ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है। इसके साथ साथ इन विट्रो एंड इन वीवो एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल। व्हाट इज इन विट्रो? इन विट्रो इज समथिंग विच इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, इन वीवो इज समथिंग विच इज डन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं? वी कैन यूज रैट्स, वी कैन यूज माइस, वी कैन यूज गिनी पिग्स, वी कैन यूज रैबिट्स। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं वो यूज होती हैं। ठीक है। यही लिखा है इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी बाय आइसोलेटिंग ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स। इन वीवो इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अलाइव एनिमल। Next is we can come to the facts and history. In 19th century, the term materia medica was used for pharmacognosy, later modified as analecta pharmacognostica in 1815. Next is Pentisau, which is a book by Emperor Shen Nang, consists of 365 drugs for 365 days. And Papyrus Ebers is the oldest document containing 700 medicinal herbs and more than 870 formulas। फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट कौन थे? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो विष्णुपद मुखर्जी वॉज फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट। कई लोगों को एक क्वेश्चन होता है दैट हु इज एम एल श्रॉफ। लेट्स फाइंड आउट हु इज एम एल श्रॉफ। सो एम एल श्रॉफ वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट pharmacy education in India in the year 1932 at your very own Banaras Hindu University, which is now known as IIT Varanasi और IIT BHU। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे अगर हम देखें तो कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर हैं जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन आर मेडिकेशन फील्ड। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। Galen was the first pharmacist. Now, first Indian pharmacist and first pharmacist दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है। Galen also used herbal medicine as analgesic and used crude drug for the treatment of various diseases। Charak is known as the father of Ayurvedic medicine
एंड इनका जो वर्क एंड रिसर्च है वो किस जगह पर है? चरक संहिता। संहिता मतलब क्या? जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हुई, समाहित हुई है, वो है चरक संहिता। ठीक है, ये थे जिन्होंने आयुर्वेदा को एक रूप दिया, एक पहचान दी। नेक्स्ट इज सुश्रुत। सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इन्होंने सबसे पहले राइनोप्लास्टी करी थी। सो his works and research are contributed in the Sushruत Samhita. Next, Aristotle, father of natural science. यहाँ पर जो रेड टर्म्स है, रेड कलर में लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेड वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेडलर कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। ये जो सवाल है, ये बहुत ही पसंदीदा सवाल होता है from pharmacognosy, whether it be GPAT, whether it be NIPER, whether it be any other government pharma competitive exam, ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। Who coined the term pharmacognosy? Who isolated morphine from opium? तो पहला वाला हो जाएगा सेडलर। नेक्स्ट, सर्टनर, फेडरिक सर्टनर इनका पूरा नाम था। ही आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। अब इसमें ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। The year is somewhere between 1804 to 1806, बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम 1804 से 1806 तक का जो टाइम पीरियड है, वो दोनों डेट्स को ही सही मानते हैं इसमें। पेलिटियर, पेलिटियर ने आइसोलेट किया था नक्स वोमिका से स्ट्राइचीन एंड सिंकोना से क्विनीन। ठीक है, स्ट्राइचीन और क्विनीन जो दोनों चीजें हैं, इन्होंने इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। नेक्स्ट इज पार्सेलस डेवलप वेरियस मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम हर्बल एक्सट्रैक्ट। इसके साथ साथ ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। विलियम वेदरिंग, विलियम वेदरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक डिजीज फ्रॉम डिजिटालिस। ठीक है, नेक्स्ट इज मैरी। He told the importance of alcoholic extraction from the separation of drug from crude drug. किसी भी ड्रग को उसके क्रूड ड्रग से अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, ये मैरी ने पता लगाया था। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? अल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है, अल्कोहल मतलब अगर आप नॉर्मल अल्कोहल को ट्रीट करो, जैसे शराब को ट्रीट करो। शराब पी के लोग कैसे हो जाते हैं? सारे अपने गम दुख सब भूल जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। खुश का एक और टर्म क्या होता है? वी आर वेरी मैरी। सो मैरी ने अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस समझाया था। नेक्स्ट इज ड्रॉन्स। ड्रॉन्स आइसोलेटेड नार्कोटीन फ्रॉम ओपियम। अब ओपियम आपको पता है, ऐसे ही ओपियम की खेती नहीं कर सकते, यू नीड मेनी परमिशंस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो ओपियम की खेती के लिए परमिशन तो आपने ले ली, लेकिन कहीं कोई इनलीगल काम तो नहीं हो रहा, तो इसकी तहकीकात हो रही है। तहकीकात किस तरह से हो रही है? ड्रोन से हो रही है। किससे? ड्रोन से। तो ड्रोन्स को आप कर सकते हो ड्रोन से। ठीक है, ऐसे ही आगे भी आप बढ़ते जाएंगे। लाइक लीनियस जो है, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है दिया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसा होता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कई प्लांट्स में, अगर आप देखोगे, जैसे आपने पढ़ा ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, तो आप पढ़ते होंगे ग्लिसराइजा ग्लैब्रा लिन, LINN लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है? इट इज रिटन टू गिव इंपॉर्टेंस या गिव रिस्पेक्ट टू लीनियस। नेक्स्ट, स्टार्स ओटो। स्टार्स ओटो ने एक स्टार्स ओटो मेथड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्कलॉइड्स, तो वो उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। कहाँ कहाँ पे फार्माकोग्नोसी का इंपॉर्टेंस है? तो इट इज अ लिंक बिटवीन मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड एंशिएंट सिस्टम, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट, जो उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं उसके बारे में, नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं, हर्बल डोजेज फॉर्म्स जो होते हैं, देन योर एंटीबायोटिक्स, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। ये जो सारे हैं, ये फार्माकोग्नोसी में हमको पढ़ने रहते हैं। इसी के थ्रू आपका जो है एक स्कोप बन सकता है इन दिस सब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। प्लांट, एनिमल एंड मरीन सोर्स। प्लांट सोर्सेस में आपके ये सारे तुलसी लीव, सिंकोना बार्क, सैंडलवुड, अश्वगंधा रूट, फेनल, सिनामन। अब इसमें अलग अलग ड्रग्स इतने सारे क्यों दिए? क्योंकि कुछ लीव से ऑब्टेन होते हैं, कुछ बार्क से, कुछ वुड, वुड मतलब यहाँ पे हार्ड वुड की बात हो रही है, रूट से,
फेनल जो है वो सीड या फ्रूट बोल सकते हो आप। सिनामन, सिनामन किससे ऑब्टेन होता है? सिनामन इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ प्लांट्स। तो ये हो जाता है प्लांट सोर्स। नेक्स्ट एनिमल सोर्सेस, मतलब ऐसे क्रूड ड्रग जो कहीं ना कहीं एनिमल्स के थ्रू हमको मिलते हैं, लाइक वुल्फ फैट, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल एंड हनी। ये सारे हो जाते हैं एनिमल सोर्सेस। नेक्स्ट इज मरीन सोर्स। मरीन सोर्स मतलब आपको जो समुद्री जीवों से, लाइक एल्गी, सी हॉर्सेस एंड फिशेस। जो आप लोग फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल वगैरह देखते हो वो सब। सी हॉर्सेस, कई जगह पर सी हॉर्सेस कभी कुछ केमिकल एक्सट्रैक्शंस जो वो करते हैं उससे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ये जो टॉपिक है आपका जीपैट, नाइपर, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, डीआई, ड्रग एनालिस्ट आदि आदि सारे ही एग्जाम्स में आपको इस जगह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे क्रूड ड्रग्स होते हैं जिसमें सिस्टमैटिक हिस्टोलॉजी प्रेजेंट होती है। सिस्टमैटिक हिस्टोलॉजी मतलब क्या? सिस्टमैटिक हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। मतलब प्रॉपर जो है उसमें सेल्यूलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स हैं उसमें आपको प्रॉपर सेल्यूलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही पॉइंट्स है। Then they are generally parts of plant like leaf, root, flower, bark and seeds and fruit. नेक्स्ट अनऑर्गेनाइज्ड में ये जो है वो ड्राइड जूसेस होते हैं, वैक्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेटेक्स, गम्स या रेजन्स होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाए, देखो सबसे बेसिक चीज यही है इसमें, सिस्टमिक हिस्टोलॉजी इज प्रेजेंट एंड सिस्टमिक हिस्टोलॉजी इज एब्सेंट। मतलब प्रॉपर सेलुलर अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड है तो रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड है तो नहीं रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सेना लीफ, अश्वगंधा रूट, सिनकोना बार्क, सिनामन, फेनल, क्लोव। इसके साथ साथ एसोफिट जो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, सो एसोफिटीडा, ओपियम लेटेक्स। यहाँ पर ओपीएम की लेटेक्स की बात हो रही है। ओपीएम का पूरा प्लांट अनऑर्गेनाइज नहीं होता। सिर्फ जो ओपीएम का लेटेक्स ऑब्टेन्ड होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके साथ साथ अकेशिया गम, ठीक है, कोलोफनी, टोलू बाल्सम वगैरह जो रेजन्स होते हैं, ये सारे आ जाएंगे अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में। ओके। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? तो सबसे पहला जो है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। एबीसीडी के हिसाब से आपने क्रूड ड्रग को अरेंज कर दिया। आंवला, अर्जुना, बहेरा, ठीक है, सिनामन, क्लोव, डी से डिजिटालिस, ई से फिट्रा, एफ से फेनल, जी से ग्वारगम, है ना, एच से हनी, आई से इसबगोल। ऐसे ऐसे करके आपके सारे ड्रग्स अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल, मतलब वो प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई करना है। जैसे कौन कौन सी चीजें लीफ से हो रही हैं, सो तुलसी में, तुलसी भी लीफ से मिलती है, सना की भी लीफ से मिलता है हमको, नीम है वो भी लीफ से मिलती है, मतलब उसका लीफ इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसा। फिर इसबगोल जो है उसके सीड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। फेनल, फेनल को भी आप बोल सकते हो कि सीड्स या फ्रूट, वो दोनों में ही कंसीडर किया जाता है। वो कोरिएंडर के सीड होते हैं, अजवाइन के, जीरा के, ये सब चीजों के सीड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब चीजें जो है इनके फ्लावर्स के बेसिस पे इनको अरेंज किया जाता है। देन क्लोव हो गया, वो उसका बड होता है। एंड सिनकोना हो गया, सिनेमन हो गया, ये सारी चीजों के पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किस पार्ट ऑफ प्लांट से वो मिल रहा है उसके बेसिस पे हमने उसको अरेंज कर दिया। टेक्सोनॉमिकल मतलब बायोलॉजिकल सोर्स या फैमिली के हिसाब से उसको क्लासिफाई करना। सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली की ड्रग एक जगह रख दी, सारी अम्बिलिफेरी फैमिली की ड्रग्स एक जगह रख दी, सारी मेटेसी फैमिली की एक जगह रख दी, सोलेनेसी की एक जगह रख दी। ये हो जाएगा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ कुछ और भी होते हैं, लाइक केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? In this, crude drugs are classified on the basis of their chemical constituent, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है। आप जो बेसिकली फार्माकोग्नोसी पढ़ते हो वो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही पढ़ते हो, अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है तो।
आप पूरी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स पढ़ोगे, अल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग, है ना? फिर वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस होता है, वो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिजाइन्ड होता है। जैसे एंटीबायोटिक कौन से ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर कौन से हैं, एनाल्जेसिक कौन से हैं, एंटी स्पाज़्मोडिक कौन से हैं, ऐसे-ऐसे करके फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने क्रूड ड्रग्स को डिफरेंशिएट कर दिया या क्लासिफाई कर दिया। लास्ट आता है थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट व्हिच इज़ कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कीमो आ रहा है मतलब केमिकल और टैक्सोनॉमिकल आ रहा है मतलब फैमिली। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो फैमिली के साथ-साथ और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ-साथ मिलता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, अम्लीफेरी फैमिली मेनली कंटेन वोलेटाइल ऑयल लाइक कोरिएंडर एंड फेनल। तो जो कोरिएंडर और फेनल हो गए, इनमें केमिकल क्या है? वोलेटाइल ऑयल है। और फैमिली क्या है इसकी? अम्लीफेरी फैमिली है। सो इसी के साथ इस वीडियो में आपने जो है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा टू फार्माकोग्नोसी एंड साथ ही साथ हमने देखा थोड़ा-सा हिस्ट्री एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसी के साथ, इसी जोश के साथ आप सबको पढ़ते रहना है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।